ठीक 1 घंटा विषय को पूज्य स्वामी जी महाराज व्याख्यान के रूप में हमारे बीच उपस्थित करेंगे और 1 घंटे के पश्चात 30 मिनट का कार्यक्रम लाइव प्रश्नोत्तरी का हमने रखा। तो लाइव प्रश्नोत्तरी भी होगी और आप सबसे करबद्ध विनम्र निवेदन है कि आप बड़े ही विनम्र भाव से सत्य को जानने के लिए और श्रद्धा पूर्वक इनसे प्रश्न कीजिएगा। ज्ञान विज्ञान के भंडार है, जितना भी ये जानते हैं सत्य जानते हैं और सत्य आपको बता देंगे। तो प्रश्न भी हम प्रश्नोत्तरी 30 मिनट शुरू करेंगे। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं पूज्य स्वामी जी महाराज से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज के विषय का विधिवत शुभारंभ करेंगे पूज्य स्वामी जी महाराज। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमेः प्रमान्तरिक्षम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वैदिक संस्थान के सभी अधिकारीगण, सदस्यगण, उपस्थित विशिष्ट प्रबुद्ध नागरिकगण, मातृशक्ति। विषय है वैदिक विज्ञान और मानव जीवन। हम इस पर विचार करें कि विज्ञान का संबंध केवल मानव जीवन से नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि विज्ञानमय है और सृष्टि का निर्माण भी विज्ञान के नियमों के अनुसार ही हुआ है। इस सृष्टि में कुछ भी रैंडम, अव्यवस्थित और अज्ञान से उत्पन्न नहीं हुआ। जो व्यक्ति इस सृष्टि को जितना जितना अधिक जानता है, उसको विज्ञान की उतनी गहराई में जाने का अवसर मिलता है। चाहे हमारे शरीर की रचना हो, चाहे वनस्पतियों की रचना हो, चाहे पृथ्वी आदि लोक, सूर्य आदि लोक, विशाल गैलेक्सियां, सूक्ष्म स्तर पर जाए तो अणु, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स और स्ट्रिंग्स। यद्यपि स्ट्रिंग के विषय में बहुत कोई स्थापना नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी इस थ्योरी पर 40-50 वर्षों से काम चल रहा है। तो स्ट्रिंग से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड तक जो भी यात्रा चलती है वह सब विज्ञान पूर्वक है। विज्ञान के निश्चित नियम कार्य कर रहे हैं। यदि निश्चित नियम नहीं होते तो संसार बनता ही नहीं। फिजिक्स में कांस्टेंट आते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट, वो कभी बदलते नहीं, स्थिर रहते। क्यों रहते हैं? क्योंकि सृष्टि निश्चित नियमों से बनी है और निश्चित नियमों से ही चल भी रही है। अनिश्चित को नियमों में नहीं बांधा जा सकता। अनिश्चित को पूर्ण तक जाना भी नहीं जा सकता। जिस चीज को हम कहते हैं कि यह अनिश्चित है, हेजनबर्ग का अनिश्चितता का नियम, वो हमारे लिए अनिश्चित, वास्तव में वो निश्चित है जिसे हम नहीं जानते, लेकिन कोई है जो जानता है।
जिसको हम नहीं जानते लेकिन उसको कोई जानता है, वही ईश्वर है। जिसको हम नहीं कर सकते लेकिन कोई कर सकता है, वही ईश्वर है। जिसको हम नहीं देख सकते उसको अगर कोई देख सकता है तो वह ईश्वर है। जिसको हम सुन नहीं सकते अगर इसको कोई सुनता है तो ईश्वर है। जो हम नहीं जान सकते उसको कोई जानता है तो वह ईश्वर है। लेकिन है निश्चित। आप गाड़ी से जा रहे हैं और खेत में एक गाय खड़ी है, वह नहीं जानती कि आपकी स्पीड स्थिर है या एक्सीलरेट है, वो नहीं जानती, लेकिन आप जानते। तो निश्चितता का नियम, अनिश्चितता का नियम गाय के लिए ठीक है लेकिन ड्राइवर के लिए ठीक नहीं। उसे पता है स्पीड और मीटर सामने लगा है। तो वैसे ही हमारी बुद्धि, हमारे यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, हमारी गणना जितना जना सकती है वह हमारे लिए निश्चित है। लेकिन जहां हम नहीं जान सकते उससे हम अनिश्चित कहते हैं, लेकिन वो सर्वथा निश्चित नहीं, सभी के लिए निश्चित नहीं, हम मनुष्य के लिए निश्चित है। और मनुष्य इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। और लोकों में भी जीव रहते हैं, एलियंस की बात की जाती है, तो वो भी जो मननशील प्राणी, जो बुद्धि से विचार करके कार्य करता है, वही मनुष्य कहलाता है। चाहे उसका आकार कैसा ही हो। दूसरे परग्रही जीव होंगे या किसी गैलेक्सी में रहने वाले प्राणी होंगे, यदि वो मननशील है तो वो भी मनुष्य कोटि में, क्योंकि भगवान यास्क ने निरुक्त में मनुष्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, मत्वा कर्माणि सी व्यतीति मनुष्य। जो सोच विचार करके काम करे वही मनुष्य है। वैसे पशु भी सोचता है, ऐसा नहीं पशु बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि वो भी हमारी भांति चेतन है, लेकिन उतना नहीं सोच सकता, उतना नहीं विचार सकता जितना हम विचार। उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये मनुष्य विचार सकता है, पशु नहीं। पशु इतना ही विचार कर सकता है कि उसे क्या खाना, क्या नहीं खाना, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, कैसे सोना है, कैसे विहार करना है, ये वो जानता है। और इसमें वो हमसे आगे है। हम सोचते हैं कि हम धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, लेकिन इसमें नए सब वर्तमान में देखें तो हमसे बुद्धिमान सभी प्राणी हैं। हमने मैं कर दूंगा। यह भुला दिया कि हमें क्या खाना चाहिए। हमने यह भुला दिया कि हमें कैसे रहना चाहिए। संतान उत्पत्ति से लेकर के आहार, निद्रा, भय, चार है, तो भोजन में भी हम पशुओं से पीछे। आप भले ही सूखे मेवे खाएं, अच्छे फल खाएं, दूध लें, घी लें, लेकिन कितना खाना है, कब खाना है दूसरा उस्ता और क्या खाना है, वो हमसे पशु अच्छा समझते हैं। आवाज क्यों? पिछले साल जब कोरोना का ज्यादा चल रहा था तो हमारे गांव में मेरे भाई ने बताया कि बंदरों ने तुलसी पर एक भी पत्ता नहीं छोड़ा, सब खा गए। बंदरों ने तुलसी का एक भी पत्ता नहीं छोड़ा हमारे गांव में। उन्हें किसने बताया कि तुलसी संक्रामक रोगों को नष्ट करती है? किसने बताया? जहां संसार भ्रमित था, संसार आयुर्वेद का भुला चुका था, संसार एलोपैथी को भाग रहा था कि बीमारी बढ़ाता गया, आज भी बढ़ रही, कभी मिटेगी भी नहीं।
एक वायरस आने वाला है स्पार्क, पूरा उसका शेड्यूल तैयार कर लिया वैज्ञानिकों ने 2025 से 2028। वो भी हवा के द्वारा फैलेगा। एक प्रोफेसर शर्मा जी जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कैसे बता सकता है कि वायरस कब बनेगा और एक एक महीने का शेड्यूल है। वो विज्ञान के नाम पर सरासर धोखाधड़ी है। मैं पूछता हूं, मैंने राष्ट्रपति से लेकर यूएन तक का है, यूएन को महासचिव को लेटर लिखा है, एजेंडा 2030 समस्या समाधान। आपको देंगे कुछ पुस्तकें कि मैं जानना चाहता हूं वैज्ञानिक ऐसा कैसे बताते हैं कि ये वायरस अब आ रहा है, पहले से भविष्यवाणी कैसे कर। मौसम विभाग कई दशकों से कार्य कर रहा है, उसके पास साधन है, बादलों की गति देख सकता है, नाप सकता है, वायुमंडल का ताप नाप सकता है, वायुमंडल का दबाव नाप सकता है, बहुत सारे उसके आर्द्रता नाप सकता है, फिर भी उसकी पकड़ में नहीं आता कि वर्षा होगी कि नहीं होगी। पोरबंदर में पिछली बार तूफान बताया, मैंने पोरबंदर राजकुमार को फोन किया, धनजी भाई, मैंने पूछा आपके यहाँ क्या स्थिति है, क्या प्रशासन कह रहा है 165 की स्पीड से आएगा, सबसे कचरा है पोरबंदर। मैंने कहा कि सुरक्षा सब रखी है, अच्छा किया प्रशासन ने। और तूफान कब है, अमरोली से अहमदाबाद में आ गया, ध्यान है? ये ठीक है। चक्रवाती हवाओं को उपग्रहों से देखने वाले, एक उपग्रह नहीं अनेक, और नीचे भी उपग्रहों से लगातार करने वाले हवा की गति को देख रहे थे, हवा की दिशा को भी देख रहे थे, लेकिन उन्हें तूफान का पता नहीं लगा। अमरोली और पोरबंदर में कितना दूरी होगी? साढ़े। कि मैं गिलास के बारे में सही बता सकता हूँ या चिड़िया बैठी है उसके बारे में सही बता सकता हूँ, ये पुरानी जाएगी। गिलास के बारे में नहीं रखा रहेगा जब तक कोई नहीं हटा, लेकिन चिड़िया के बारे में नहीं कह सकता। तो किस दिशा में जाएगी? क्यों? स्टीफन हॉकिंग ने पुस्तक लिखा द ग्रांड डिजाइन। जब तक मैंने हॉकिंग साहब की ग्रांड डिजाइन पुस्तक नहीं पढ़ी थी तब तक मैं उन्हें बहुत बड़ा वैज्ञानिक मानता था, लेकिन ग्रांड डिजाइन पढ़ करके लगा कि वे दार्शनिक हैं। और वह भी जो प्राणी होता है उसमें ट्रिलियन 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 पार्टिकल्स होते हैं, इनके बिहेव को हम नहीं जान सकते, लेकिन जो दूसरे पदार्थ उसके बिहेवियर को इसलिए जान सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने पार्टिकल हैं? इसमें ट्रिलियन ट्रिलियन नहीं होंगे क्या? मेरे शरीर में इसमें पार्टिकल तो इसमें कोई कम नहीं होंगे, इसका मास ज्यादा, मेरे से ज्यादा पार्टिकल होंगे, डेंसिटी ज्यादा है इसका, मेरे से ज्यादा पार्टिकल होंगे। अगर इतना बड़ा स्टील की बॉडी बना दी जाए तो अंतर क्या? अंतर है कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम नहीं जान सकते। केवल व्यवस्था अरेंजमेंट ही तो अलग है, पार्टिकल तो नहीं है। अब कहेंगे जटिल, उनकी जो व्यवस्था है वो जटिल है, जितनी जटिल होगी उतना ही इसको जानना कठिन होगा। ये बात तो समझ में आती है। अब मैं पूछ रहा हूं, बादलों में जल के अणु है, जलपात, तो उनकी रचना ज्यादा जटिल है कि वायरस की रचना ज्यादा जटिल है? क्यों नहीं? वायरस की हो, बादलों से तो वायरस की रचना ज्यादा जटिल, आपको तो देखा ही नहीं, तो ज्यादा जटिल है उसको तो हम नहीं जान सकते, ऐसा हॉकिंग कहते हैं। लेकिन जिसकी रचना कम जटिल है जान सकते हैं। तो जिसकी रचना सरल थी बादलों की उसको तो जान नहीं पाए, और जिसकी रचना बहुत जटिल है उसको जान के पूरा शेड्यूल बना दिया। कैसा मूर्ख बनाया जा रहा है। वे ही बनाने वाले, वे ही दवाई बनाने वाले, कोई वैक्सीन बनाने वाले, कोई सारे नियम बनाने वाले, कौन है जो सारे संसार में आतंक फैला?
एक बार टीवी ने भारतवर्ष पे आया था, किन किन का पैसे वहां लेन में था। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आज संसार भले विज्ञान का नाम ले रहा है, लेकिन विज्ञान से दूर जा चुका। विज्ञान से दूर नहीं गया होता तो ये वैश्विक अराजकता नहीं होती। अराजक एक भीड़ होती है, रोड पर खड़े होकर हड़ताल प्रदर्शन धरने हो रहे हैं, किसानों की हड़ताल, मजदूरों की हड़ताल, विद्यार्थियों की हड़ताल, उनके अराजक तत्व हैं। लेकिन इस अराजकता को जो फैला रहे उनको कोई अराजक नहीं कहता, उनको क्या कहते हैं? वो वैभवशाली लोग हैं, संसार के नीति निर्माता है, नीति निर्धारक है, और उनकी नीतियों पर हमको चलना है। और वे जब भी नीति बदलेंगे तो हमें बदलना है, हमें प्रश्न नहीं करना। इसका कारण क्या है? जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, आप फिजिक्स के हैं और मेरा मत है कि संसार में जड़ पदार्थों में, जड़ विज्ञान में, विज्ञान दो प्रकार का होता है, अध्यात्म विज्ञान, चेतन का विज्ञान अर्थात, और जड़ का विज्ञान, फिजिकल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। आज बायोलॉजी के नाम पर जो खेल चल रहा है उसके मूल में क्या? बिना फिजिक्स के कोई भी साइंस की ब्रांच एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। एक बार मैं ऐत्रेय ब्राह्मण का जब भाष्य कर रहा था, मन में प्रश्न आया, आंख कैसे देखती है, कान कैसे सुनता है, चमड़ी कैसे स्पर्श करती है, ये जानने का मेरे सामने प्रश्न आया। क्योंकि मैं जो भाष्य कर रहा था तो ये विषय आया। मेरे परिचित एक डॉक्टर थे उदयपुर में, स्किन स्पेशलिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। उनको मैंने पूछा कि आपके पास में आ रहा हूं, मुझे ये समझेगा चमड़ी कैसे स्पर्श करती है, उसका फिजियोलॉजी। उन्होंने कहा स्वामी जी आपके लायक तो मैं नहीं समझा सकता, जो करंट में कोई प्रोफेसर होंगे फिजियोलॉजी के वो समझे। तो बीजे मेडिकल कॉलेज आपके अहमदाबाद में ही, ऑफिस के प्रोफेसर थे, मेरे परिचित थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने आ रहा हूं कि स्वामी जी क्यों? मैं आपकी फिजियोलॉजी में कुछ प्रश्न कर पूछना, जानने की इच्छा है। तो फिजियोलॉजी समाप्त होती है आयल्स पर, बायोलॉजी समाप्त हुई आयल्स पर। आयल्स से ज्यादा वे बता ही नहीं सकते कि उनका विषय है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, अब आपको फिजिक्स में जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ये सब कैसे हो रहा है। तो जूलॉजी वाला, बॉटनी वाला, फिजियोलॉजी वाला, एनाटॉमी वाला ये फिजिक्स तो नहीं पढ़ता, इसलिए अधूरा। केमिस्ट्री में जाए, रासायनिक क्रिया कैसे होती है वो भी आज तक खेले नहीं। उसके बाद पार्टिकल के बारे में कौन बताया? फिजिसिस्ट बताया। शरीर की और क्रियाएं, वनस्पति की क्रियाएं सभी आयन से नीचे कोई नहीं जाती। भूगर्भ विज्ञान की क्रियाएं, मौसम विज्ञान की क्रियाएं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि विज्ञान में जो जड़ विज्ञान है, जड़ पदार्थों का विज्ञान है, फिजिकल साइंस है, उसमें सबसे मूल है फिजिक्स। तो फिजिक्स की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी थी कि फिजिक्स अगर सही दिशा में जा रहा है तो दूसरे ब्रांच सारी वो सही दिशा में जाएंगे। और फिजिक्स भी गलत दिशा में भटक गया तो दूसरे विज्ञानों को गलत दिशा में भटकने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही हुआ। मैं फिजिक्स में जो ज्ञानवी का छात्र था, तो ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मन में प्रश्न आया कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है उसको कहते हैं ये पॉजिटिव, नेगेटिव, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कम रह जाते हैं, उसमें प्रोटॉन के कारण वो पॉजिटिव माना जाता है।
इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, प्रोटॉन में क्यों होता है, और चार्ज है क्या? दो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में से क्या निकला कि दोनों अटैक्ट हो रहे हैं? दो समान आवेश में क्या एक दूसरे को धक्का कौन मार रहा है? ये 11वें प्रश्न है। मैंने अपने पुस्तक के लेखक को लिख दिया, अपने लेक्चर से मैं नहीं पूछता था, मुझे पता था कि इनको मालूम नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस का तो है नहीं। पुस्तक का लेखक ने भी मुझे लिख दिया प्रकृति के दिन, प्रकृति के दिन, मेरा पत्र लौटा दिया, हर एक पेन से लिख दिया प्रकृति के दिन, हर प्रश्न का उत्तर प्रकृति के दिन। मैंने फिर रुड़की यूनिवर्सिटी के फिजिक्स विभाग को पूछा, उन दिनों हमारे गांव में एक अखबार आता था, एक अखबार सप्ताह में आता था डाक से, पूरे गांव में एक अखबार आता। वो मुझे मिल गया, डॉक्टर सीएम सिंगल फिजिक्स के रीडर थे उन दिनों, 80 की बात कर रहा हूं, उनसे ये सारे प्रश्न किए। उन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश की एक मूलभूत मात्रा है, इसको संसार में इस समय कोई नहीं जानता है। इसे किसने उत्पन्न किया होगा, इसका सबसे अच्छा उत्तर इस समय यह होगा कि इसे भगवान ने उत्पन्न किया होगा। एक प्रश्न मैंने पूछा था उन दिनों, आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया, भारत ने छोड़ा सैटेलाइट, सुना रॉकेटों से इनको गति दी जाती है। मैंने पूछा सारे ग्रह उपग्रह और तारे घूम रहे, इनको गति कहां से मिली अपनी कक्षा में घूमने के लिए? उन्होंने उत्तर दिया कि इनको गति विस्फोट के समय मिली। फिर मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन की गति कब मिली, कैसे मिली? वो भी तो चक्कर रहा था। तो डॉक्टर सीएम सिंगल जी ने लिखा कि आपका प्रश्न अनंत है, अभी तो कोई नहीं जानता, 80 की बात। तभी मैंने मानस बनाया कि सारे प्रश्न का उत्तर मैं खो दूंगा, तब से उत्तर किसी से मिले नहीं मुझे। तो वेद विज्ञान में सब प्रश्नों का उत्तर मिला और मैंने लिखा चार्ज होता क्या है। क्वांटम फील्ड थ्योरी जहां तक आज है उससे हम बहुत आगे की बात है। तो फिजिक्स की अपूर्णता को जानने के लिए फिजिक्स कहां तक पहुंच गया है, यह जानने के लिए मैं 2004 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर गया। डॉक्टर आवास कुमार जी ने सेक्शन हेड थे एस्ट्रोफिजिक्स के, उनका मैंने रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था, प्रसिद्ध भी हुआ था ब्लैक होल पर। उनका मानना था ब्लैक होल नहीं, इको मैग्नेटिक इंटरनली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट, उनके बारे में आप देख सकते हैं। जो उनका रिजल्ट था कि अगर कोई ब्लैक होल कोलैप्स इतना हो जाए कि उसका वॉल्यूम 0 हो जाए तो उसका मास भी 0 होगा। उनका परिणाम ये पेपर का, मैंने उस समय पेपर पढ़ा था वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में, उसमें भी मैंने यही कहा कि बिग बैंग और 0 आयतन से पैदा होता है, उसका मास एनर्जी सब 0 होगी, उसमें इनफाइनाइट मास एनर्जी की बात कर ही नहीं सकते। नथिंग में समथिंग भी, नथिंग में एवरीथिंग नहीं, समथिंग भी नहीं रह सकता। इससे हमारी मित्रता हो गई। तब से मैं भाभा एटॉमिक सेंटर जाता रहा और TIFR भी जाता रहा, प्रोफेसर नावा के मंडल, प्रोफेसर AR राव, इन जाने के पीछे उद्देश्य था। मैं बचपन से सोचता था कि सृष्टि क्या है। ये याद रहे कि हम जैसे इस हाल में बैठे हैं, बिजली के बहुत सारे स्विच हैं, अगर उन स्विच के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं और उपयोग करेंगे तो संभव है हम बहुत हानि कर बैठे अपनी। तो जिसको भी संसार में रहना है, चाहे वो मोक्ष पाना चाहता है, चाहे संसार में जीना रहना चाहता है, गृहस्थ बनना चाहता है, सन्यासी, सबका अनिवार्य कर्तव्य उस सृष्टि को जाने, और सृष्टि को नहीं जानेगा न सृष्टि का भोग कर पाएगा न मोक्ष प्राप्त कर। ये बहुत गलत धारणा है। अध्यात्म अलग है और पदार्थ विज्ञान अलग है, बहुत गलत धारणा है। मैं आपको पूछता हूं, एक व्यक्ति वहां लेटा हुआ हो,
और यहां से कोई कहेगी या उसको देख के बताओ कि जीवित है कि मृत है, तो अब क्या देखेंगे? आत्मा थोड़ी देखेंगे। आत्मा को न देख सकते, न सुन सकते, न सूंघ सकते, न चख सकते, न छू सकते। आत्मा न घरों में न ठंडा है, न लाल है, न काला है, न पीला है। कैसे देखते हैं? शरीर को देख, शरीर में हलचल है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं, हृदय की धड़कन है कि नहीं। क्या देखा? आत्मा के अस्तित्व को जानने के लिए, आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए ये अत्यंत अनिवार्य है कि हम शरीर की क्रिया को समझें, शरीर शास्त्र को समझें। और उसी प्रकार से प्रश्न आता है कि ईश्वर है कि नहीं। मैं कहूं कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं और मुझे कोई कहेगा मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो मैं कैसे मनाऊंगा? दिखा दूंगा क्या उसको? ईश्वर तो दिखता नहीं, तो क्या कहूंगा फिर? इस सृष्टि के बारे में बताऊंगा, ईश्वर नहीं तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। और मैं सृष्टि के बारे में कुछ नहीं जानू तो क्या कैसे समझाऊंगा उसको? जो दर्शन पढ़ते उन्हें भी इतना समझाना पड़ता है, कारण अभाव कार्य अभाव। कार्य के अभाव में कारण का भी अभाव होता है। अगर ईश्वर कारण नहीं है तो कार्य सृष्टि भी नहीं हो सकती। तो पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा सृष्टि कार्य है। कार्य के बारे में जानना तो पड़ेगा ना। एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो हम कहीं धावक है, कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हम उसको देख रहे, वो दौड़ रहा है। तो दौड़ने की क्रिया का अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो क्या हम बता सकते हैं वो धावक है या पेंटर है या घड़ी साज है या और कोई मिस्त्री है, इंजीनियर है, डॉक्टर है? जब तक इनके कार्य को नहीं जानेंगे तो हम बता ही नहीं सकते कि ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, नहीं बता सकते। तो कार्य को जानना पड़ेगा पहले। संसार है नहीं है, जो संसार को है बताते हैं उनके लिए वेद में कहा है अंधं तमो प्रविशन्ति अविद्याम उपासते ततो भूयेवते तमो यो विद्यायाम रता। जो लोग अविद्या में रहते हैं, अर्थात सृष्टि विज्ञान में, पदार्थ विज्ञान में, कोई भी पदार्थ विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह जो भी है, उसमें केवल उसी में रहते हैं, वो अंधकार में डूबते हैं। जैसे आज डूब रहे हैं, कैसे डूब रहे हैं? हमने विज्ञान सृष्टि को जानते 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 बीच में रुके। कहां रुके? पार्टिकल पर रुके। आज फिजिक्स नहीं जानता स्ट्रिंग क्या है। एक स्ट्रिंग थ्योरी के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनसे मैंने पूछा, बीएचयू मिले थे, स्ट्रिंग की लंबाई क्या है? प्लांक लेंथ 10⁻⁻⁵ मीटर में चौड़ाई क्या है? 0 में 0 चौड़ाई मीन्स 0 चौड़ाई का मतलब क्या है? मैं ये कहूं इस कमरे की लंबाई 20 मीटर है और इसमें चौड़ाई 0 मीटर है, इसमें 25 बोरियां गेहूं के रख दीजिए, कैसे रखें? लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 0 मीटर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि कमरा है ही नहीं, कमरा है ही नहीं। और चौड़ाई 0 है तो कमरा है ही नहीं, कुछ तो होगी 0, तो इसका मतलब स्ट्रिंग नहीं। या फिर ये कहते थे पता नहीं, साइंस ये भी नहीं कहता पता नहीं। कोई ईमानदार वैज्ञानिक है, रिचर्ड बी फाइनमैन को पढ़े, बहुत ईमानदारी से उन्होंने कहा एनर्जी क्या हम नहीं जानते, इलेक्ट्रिसिटी क्या हम नहीं जानते, लेकिन सब ऐसा नहीं कहने की हिम्मत करते। जो उच्च स्तर के वैज्ञानिक होते हैं वही कह पाते। और 10वीं क्लास वाले से कहो वो तो किसी चीज का मना नहीं करेगा, मैं नहीं जानता, सबका उत्तर देने का प्रयास करेगा। मेरे विषय से कोई बार पूछता है तो मैं कहता हूं ये मेरा विषय है, कहना चाहिए। तो
तो स्ट्रिंग पर जाकर हम रुक गए या क्वार्क पर जाकर रुक गए, फोटोन पर जाकर रुक गए, स्पेस क्या है कोई नहीं जानता। स्पेस के क्या कंटेंट्स हैं। जब 2017 में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को ग्रेविटेशन वेव के रिसर्च पर नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की हुई, तो ये हमारे भी उपाचार्य हैं विशाल आर, इनसे मैंने कहा इनका रिसर्च पेपर दिखाओ, पढ़ के बताओ मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। वो पढ़ा तो मैंने 9 प्रश्न लिखे, नोबेल फाउंडेशन के चेयरमैन के नाम पत्र लिखा, उसकी कॉपी 3 साइंटिस्टों को, कॉपी नासा को, सरन को और विश्व के टॉप 27 देशों की टॉप 40 यूनिवर्सिटी छाटी, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स। उनमें कई प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न यह था स्पेस कर्व होता है तो स्पेस कुछ है, पदार्थ है। ये घड़ी कर्व होने इसका मतलब घड़ी किससे मिलकर बनी है? ये घड़ी और पार्टिकल से मिलकर नहीं होती तो कर्व होती ही नहीं। इसके कुछ तो कंटेंट्स हैं जब ये कर्व हो रही है, जिसके कंटेंट नहीं है वो कर्व होता है, डिस्टॉर्ट होता, कुछ नहीं हो सकता। तो स्पेस किससे बना है? स्पेस है क्या जो कर्व हो रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स से। और दूसरा पूछा मास, मास से कर्व होता है क्या? स्पेस में मास है? कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और जिसमें चार्ज नहीं उसको नहीं करता। इसका अर्थ चार्ज का चार्ज से इंटरेक्शन है, मास का मास से इंटरेक्शन है, लेकिन मास का स्पेस से इंटरेक्शन क्यों? इसका मतलब स्पेस में भी मास है। मास है तो स्पेस एक पदार्थ है, उसके कंटेंट्स है, तो वो क्या है? 9 प्रश्न पूछे थे। फिर ये भी कहते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स कोई फोर्स नहीं, वो एक स्पेस का कर्वेचर, इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो कर्वेचर क्यों होगा? ये सीधा और ऐसे कर्व हो गया, तो कर्व कोई फोर्स ने काम किया जो इसको कर्व किया। फोर्स पहले या कर्वेचर पहले? इसका कोई उत्तर फिजिक्स में मैं समझता हूं नहीं। नासा ने गोल गोल जवाब दिया कि हमारा विषय नहीं, लाइगो ने किया, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। और नोबेल फाउंडेशन ने उत्तर दिया एक नोबेल पुरस्कार विजेता ने कि मैं आपसे अभिभूत हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं। 2018 तक तो 18 निकल गया, फिर हमने 19 में वापिस पूछा और ये भी कहा अगर आप नहीं बता सकते और आप चाहें तो वैदिक फिर से बता सकते। फिर उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, मौन हो गए। तो मैं भावा में टाटा में एमपीआई के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर अजीत राम जीवर्मा, यहाँ अहमदाबाद में रहना जाना था, प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी आपने सुना होगा, स्पेस साइंटिस्ट है। चंद्रयान मिशन फर्स्ट सेकंड दोनों में वो रिव्यू कमेटी के मेंबर थे। यही खोजदारों में क्या फिजिक्स कहां तक पहुंच गया, क्या इसको आगे ले जाया जा सकता है वेद के द्वारा? हम तो कहते हैं वेद में सब सत्य विद्या है, अगर सत्य विद्या है तो विद्या निकाले देना नहीं चाहिए, नहीं तो बोलना बंद कर देना चाहिए। मैं उस बात को कभी नहीं कहता जिसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं नहीं कर सकता उसको कहता भी, जिसको मैं जीवन में नहीं लाता उसकी बात भी नहीं करता। तो मैं इसी खोज में था कि फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी हैं जो सुलझी नहीं है, अनसुलझी समझ। कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं कि जो काल्पनिक है, तो उनका उत्तर तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन कुछ समस्या वास्तविक है, जैसे स्पेस कर्वेचर होता है, अभी होता है, लेकिन फोर्स भी होता है। तो इनका कारण पता लगाना वैज्ञानिक, क्या फोर्स है, क्या मास है? मास भी तो चार्ज है, उसको ग्रेविटेशनल चार्ज बोलते हैं। ये सब क्या है? तो जब तक सृष्टि को, इसलिए फिजिक्स क्योंकि और अधिक गहराई में नहीं जा पाया। अगर फिजिक्स स्पेस की रचना को जानता, फोटोन की रचना को जानता,
क्वार्क की रचना को जानता है। जब स्पेस को न्यूक्लियस और एटॉमिक मॉडल की जानकारी हुई तो उसने एक एनर्जी का एक बड़ा स्रोत ढूंढा। अब इनको पार्टिकल्स की भी जानकारी होती तो और भी कुछ करता। स्पेस की जानकारी होती तो, और स्पेस की आधी जानकारी होती, स्पेस भी एक पदार्थ से बना है, तो कल बताएंगे। अंतिम तक जाता तो अंतिम तक उसको ये दिखाई देता कि इसके बाद क्या, इस पदार्थ में हलचल स्वयं नहीं हो सकती। अगर मैं पार्टिकल लेवल की बात करूं तो पार्टिकल लेवल में सब कहते हैं कि पार्टिकल तो स्वयं गतिशील रहते हैं, इनकी गति कभी शुरू नहीं होती। लेकिन पार्टिकल के पीछे जाते 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 क्वार्क से हम 6 लेवल पीछे की बात करते लगभग, वह जाके पदार्थ का वह स्वरूप आता जहां गति नहीं। पार्टिकल को हमने गतिशील देखा है, क्योंकि पार्टिकल बनने से पहले हम नहीं थे, इसलिए हम कहते हैं गतिशील है। एक ट्रेन चल रही है, एक पशु ने उसे चलती हुई देखा तो ये कहेगा ट्रेन तो चलती ही रहती, कभी खड़ी नहीं रहती, क्योंकि उसने खड़ी देखी नहीं। उसने ट्रेन चलना शुरू किया यह भी नहीं देखा, और ट्रेन रुकी जाकर के किसी स्टेशन पे यह भी नहीं देखा। इसलिए वो पशु जानता है कि ट्रेन चलती ही रहती है, कभी शुरू नहीं होती, कभी रुकती नहीं। ऐसे हमने जान लिया कि पार्टिकल चलते ही रहते हैं, चलेंगे तो पार्टिकल ही नहीं होगा। वैसे पशु भी कहेगा चलेंगे नहीं तो ट्रेन ही नहीं है, जा ही नहीं पाएगी, ये यात्री ही बैठे रहेंगे। तुम्हारे ज्ञान का दोष है, ज्ञान की सीमा है, हम सब कुछ नहीं जान सकते, हमारी अपनी सीमा है। ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन हम उसमें से बहुत थोड़ा जान सकते हैं, जानते हैं और जान भी सकते हैं। तो स्पेस से आगे जब जाता फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स की भी समस्या है। सभी साइंस फिजिक्स पर आशा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि अंतिम समाधान नहीं मिलता। लेकिन फिजिक्स की सीमा है, उसकी सीमा एक्सपेरिमेंट है, उसकी सीमा ऑब्जर्वेशन है, उसकी सीमा मैथ है। 3 सीमा। एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो मैथ होगा, कुछ न कुछ तो होगा। थ्योरेटिकल फिजिक्स वालों को कागज पेन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना कोई लैब चाहिए, ना ऑब्जर्वेशन के बड़े साधन चाहिए, कोई नहीं चाहिए। और कागज पेन होगा तो फिर गणित कुछ न कुछ सहारा बनेगा। अब तीनों पर हम थोड़े विचार करें। कठिन तो नहीं लगा है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी फिजिक्स के नहीं हो सकता है, हा? तो सरल कर दो। आप बीमार हो जाएं तो एक लैब में अपनी जांच करें और 3-4 फिजिशियंस को दिखाएं अपनी रिपोर्ट। तो एक जो साधारण फिजिशियन है, उसने एमबीबीएस किया है, एमबीबीएस से भी कम, ऐसे ही मान लो ऐसे ही कंपाउंडर ही है, उसको दिखाएं, वो डायग्नोसिस अलग करेगा, एमबीबीएस वाला अलग करेगा, एमडी वाला अलग करेगा। एमडी में किसी का स्पेशलिस्ट किसी और का तो वो अलग करेगा। क्यों? प्रैक्टिकल तो एक ही था, ऑब्जर्वेशन एक ही था, परिणाम अलग अलग कैसे निकले? परिणाम अलग अलग निकले कि उस ऑब्जर्वेशन को, ऑब्जर्वेशन के जो आंकड़े हैं उसको पढ़ने वाले की बुद्धि कैसी है, उसकी स्तर कैसा है, स्तर के अनुसार अलग अलग निष्कर्ष निकाले। इसी प्रकार फिजिक्स में एक प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ बिग बैंग, महाधमाका हुआ, उससे सृष्टि बनी। माफ कीजिए मैं ऐसे कहता हूं, वैज्ञानिकों को कहता हूं, फिजिक्स का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ, सबसे बड़ा झूठ और सबसे ज्यादा बार बोला जाने वाला झूठ। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ वैदिक साइंस में अकेला वक्ता था जिसने बिग बैंग मॉडल का उस समय खंडन किया था 2004 अगस्त में बेंगलोर। तो बिग बैंग मॉडल वालों के पास भी मैथ है, उनकी अपनी कैलकुलेशन है,
उनके अपने ऑब्जर्वेशन हैं, उनके अपने एक्सपेरिमेंट हैं, और हमारे आवास मित्रा जी इंटरनल यूनिवर्स मानते हैं, उनके भी अपने मत हैं, उनके भी अपने प्रयोग हैं, उनके भी ऑब्जर्वेशन हैं। तो मैथ भी वही, प्रयोग के साधन भी वही, ऑब्जर्वेशन के साधन भी वही, झगड़ा एक बीच में कैसे आया? वो कहते हैं कि 13.6 अरब वर्ष पूर्व विस्फोट हुआ, और उसी मैथ, उसी एक्सपेरिमेंट, उसी प्रकार ऑब्जर्वेशन पर आधार पर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये नहीं, ये तो अनादि है। क्यों हुआ? वही हर डॉक्टर अलग अलग डायग्नोसिस करता है एक ही रिपोर्ट के आधार पर। तो फिर गड़बड़ कहां है? गड़बड़ ये है, इस गड़बड़ का कारण पता लगता है मैं इतिहास का निरुक्त पढ़ने से। भगवान व्यास कहते हैं कि तर्क ऋषि है और वह ब्रह्म है। किसी भी एक वैज्ञानिक एमएससी बहुत छात्र करते हैं, लेकिन सभी का स्तर बराबर नहीं होता। पीएचडी बहुत करते हैं, लेकिन सबका स्तर बराबर नहीं होता। हर व्यक्ति आइंस्टीन नहीं हो सकता, हर साधु ऋषि दयानंद नहीं हो सकता। ऋषि दयानंद ने भी व्याकरण पढ़ा था गुरु विज्ञान जी के पास, और आज भी बहुत सारे व्याकरण पढ़ते हैं। अंतर ऊहा तर्क करेंगे, किस व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता कितनी अधिक है। ऊहा, अंदर से कल्पना, अंदर किसी विषय की गहराई में जाने की क्षमता जितनी ज्यादा है, उतना ही उसका ऑब्जर्वेशन भी सही परिणाम लाएगा, एक्सपेरिमेंट भी ले आएगा और गणित भी लाएगा। ये ऊहा तर्क में अंतर है। हम धौलावीरा से आए थे एक बार, गर्मी के दिन थे, मई जून का महीना था। तो सड़क पर मरीचिका दिख रही, पानी, हिरण को भी दिखती है, वो दौड़ता है पीछे मर जाता है, पानी नहीं मिलता, लेकिन हम देखते हुए आराम से निकलते हैं कि हम पता है ये पानी नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन हिरण ने भी किया और ऑब्जर्वेशन हमने भी किया। अंतर यह था कि हिरण सोच नहीं पाया, हम सोच लेते हैं कि ये पानी नहीं। तो जब तक तर्क और ऊहा के साथ कोई भी विषय नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक वह विषय गहराई से समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं भूल होगी, और यही हो रहा है। इसलिए अगर हमें प्रयोगों की सीमा के बाहर जाना पड़े, मान लीजिए इस छत को नापने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है, और किसी व्यक्ति ने बता दिया, किसी का बहुत बड़ा अनुभव है कि इसकी ऊंचाई 10 फीट है, तो क्या हम उसकी बात इसलिए नहीं माने क्योंकि हम नहीं नाप पाए? हमारे पास स्केल है नहीं नापने का, उसके पास नहीं है, लेकिन उसकी आंखें अनुभव से बता रही है, तो उसकी बात माननी चाहिए। क्या हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक हमारे पास स्केल नहीं है? इसलिए इसमें ये ऊहा तर्क, इन सीमा, इन गणित और परीक्षण, इससे आगे बढ़ के भी सोचना चाहिए। वह आगे बढ़ के सोचना फिजिक्स की सीमा में आता है कि नहीं आता, वह एक अलग विषय है, लेकिन फिजिकल साइंस की सीमा में आना चाहिए, क्योंकि वो पदार्थ विज्ञान। अगर विज्ञान साइंस की परिभाषा देखें तो वर्तमान साइंस कहता है कि साइंस किसको कहते हैं, विज्ञान किसको कहते हैं, जो प्रयोगों से, परीक्षणों से, प्रेक्षणों से इस सृष्टि को जाना जाए, जानने की प्रक्रिया ही साइंस है, जानने की पद्धति साइंस है। प्रयोग के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा या अवलोक के द्वारा, यह परिभाषा। आज से गैलीलियो से पहले पाश्चात्य जगत में किसी ने देखा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तभी साइंस के नाम पर चल रहा था। और जब उसने पहली बार कहा तो उसको क्या सजा मिली आप सब जानते। ब्रूनो को, कोपरनिकस को मृत्युदंड दिया गया इसी बात पर। भारत में ऐसा नहीं हुआ,
ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि भारत पहले से विज्ञान में विकसित था। तो उनके पास जितने साधन थे, गैलीलियो, कोपर्निकस, न्यूटन और आइंस्टीन आगे, जैसे जैसे हमारे पास साधन बढ़ रहे हैं, हमारा साइंस बदल रहा है, संशोधित हो रहा है। और हॉकिंग तो ये भी कहते हैं जो फाल्सिफाइड हो सकता है वो साइंस, वो भी एक मॉडल है, उसको गलत सिद्ध किया जा सके। वैदिक साइंस ये कभी नहीं कहता कि जिसको गलत सिद्ध किया जा सके वह साइंस है। ज्ञान आता है पढ़ने से, तर्क से, गण से ज्ञान में आएगा, कर्म में आएगा, प्रेक्षण और प्रयोग, ये कर्म में आएगा। उपासना, जहां ये दोनों काम नहीं करते वो उपासना काम करते, क्योंकि फोटोन से छोटे पदार्थ को हम फोटोन के द्वारा नहीं देख सकते। ऐसा कोई पदार्थ हो जो फोटोन से भी छोटा है तो हम फोटोन के बारे में जान सकते। ऐसा पदार्थ है मन, जो फोटोन से भी सूक्ष्म है, जो मन को एकाग्र कर ऋषि समाधि अवस्था में मन की रश्मियों से पार्टिकल अंदर प्रवेश होकर के, स्पेस की यूनिट के अंदर प्रवेश होकर के, स्टिंग के अंदर प्रवेश होकर के पता लगाते थे कि ये क्या है, इसके भी कंटेंट्स क्या है। तो मन की गहराइयों से जो बताते थे वो साइंस वर्तमान से सूक्ष्म जाना था। अगर ये वर्तमान भौतिकी को पता होता कि स्पेस भी प्राण तत्व से बना है, वेद रश्मियों से बना है, और ये भी मनस तत्व से बना। एक तो मन हमारे शरीर में, एक समष्टि मन, सारे ब्रह्मांड जिससे संसार बना। स्पेस प्रभावित होता है रेडिएशन से, मनस तत्व प्रभावित होता है ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, हिंसा, प्रेम, करुणा, इनकी तरंगों से। लेकिन आज ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि झूठ बोलने से पर्यावरण प्रभावित होता है, सत्य बोलने से पर्यावरण व्यवस्थित रहता है। इसको कोई साइंस वाला नहीं माने, वो सोचेगा झूठ का साइंस से क्या लेना देना। इसलिए वो कहता है ऐसा क्यों से ब्रह्मांड के आधार का पता नहीं। यहां हम कुर्सी पर बैठे हैं और हल्का सा भूकंप झटका है और धरती हिले तो हम स्वयं गिरे। कुर्सी नहीं हिली, कुर्सी का बेस हिला। अगर समझे कि स्पेस विकृत हो रहा है, स्पेस को कोई हिला रहा है, स्पेस को प्रभावित कर रहा है, तो स्पेस में जितने पार्टिकल्स हैं, जितने फोटॉन्स हैं, जितने पदार्थ हैं, वो भी सभी बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। हमारी जमीन को हिला करके हम प्रभावित नहीं होता, संभव नहीं है। बस स्पेस अगर हिलेगा, स्पेस में कोई विकृति आएगी तो सारे पर्यावरण को प्रभावित करेगी। हमने पर्यावरण का अर्थ मात्र इतना जाना है, पृथ्वी, भूमि, जल और वायु, उसका वह अधूरा ज्ञान। पृथ्वी को सोता है झाड़ू लगाते, कचरा, अहमदाबाद के शहर के पहाड़ों के पहाड़ जैसे ढेर लगे, दिल्ली में भी देखिए ढेर लगे। हमने सोचा कि इसको शुद्ध कर लिया, केमिकल डाल रहे हैं, कीटनाशक दवाइयां डाल रहे हैं, गंदा पानी कब शुद्ध हो रहा है। लेकिन फिर भी ये सबसे स्थूल प्रदूषण है। वास्तव में अगर जल प्रदूषित आता है वो उससे सूक्ष्म प्रदूषण है, और हवा गंदी है तो वर्षा का जल भी अशुद्ध होगा, ये उससे भी सूक्ष्म प्रदूषण है। इसमें भी हम अधूरे ज्ञान के आधार पर बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। हमने सोचा चूल्हा जलने से बहुत धुआं होता है, केरोसिन का आविष्कार हुआ तो केरोसिन निकाला भूमि से, स्टोव से रोटी बनती थी, लकड़ी बंद की। अब वाहन भी चले डीजल से, पेट्रोल से, फिर सोचा धुआं होता है, दुर्गंध आती है, सीएनजी का आविष्कार हुआ। लेकिन CSIR की रिपोर्ट है। अब गुजरात गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में कहा है कि सीएम डीजल इंजन से भी ज्यादा खतरनाक।
तो सीएनजी का आविष्कार करने वाले ने सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे सीएनजी के बारे में अधिक पता नहीं था, डीजल के बारे में अधिक पता नहीं था, लकड़ी कोयला जलाते उसके बारे में अधिक पता नहीं है, नहीं तो ऐसा नहीं करता। लकड़ी जलाते जलाते करोड़ों वर्ष हो गए, कभी पर्यावरण की समस्या नहीं आई कभी। और जब से शुद्ध आ रही ना, शुद्ध, जिनको शुद्ध कहा जाता है, एलपीजी है, सीएनजी है, तो उससे कौन कौन से रोग बढ़ रहे हैं? कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, गुर्दे के रोग बढ़ रहे हैं, बीपी, हृदय के रोग बढ़ रहे हैं, संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़े? आपने तो शुद्ध ईंधन लाया था, साफ सुथरा खान पान, गांव में ऐसे खा लेते, धूल में बैठे, यहाँ साफ सुथरा खाते, फिर भी क्यों बीमार है? इसका अर्थ यह है कि जो प्रदूषण हमको दिखता नहीं उसको सोचते हैं प्रदूषण ही नहीं। अब वायु से भी अगला प्रदूषण है स्पेस का प्रदूषण, और सारा स्पेस प्रदूषित है आपके डिजिटलाइजेशन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आज, सूक्ष्म टेक्नोलॉजी स्पेस को प्रभावित नहीं कर। मैं भी प्रयोग करता हूं केवल यह बताने के लिए, ताकि हम सब पुरानी जीवन शैली पर धीरे धीरे आवे संसार, तो संसार बचेगा नहीं, बच नहीं सकता। जरा सोचे कि स्पेस की रचना को हम जानते नहीं, और ये रेडियो वेव का हम बहुत प्रयोग कर रहे हैं। सारी दुनिया रेडियो वेव पर चल रही है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, हो रहा है, और उसको विकास का चिन्ह मानते, प्रतीक मानते। आज तक किसी ने स्पेस के बारे में सही जानकारी प्राप्त की नहीं। स्पेस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रोड है। क्यों डॉक्टर? ये रेडियो वेव किस पर चलते हैं? स्पेस पर चलते हैं, रोड है। अर्थात हमें रोड की जानकारी नहीं। रोड कंक्रीट से बना है कि रुई से बना है कि पानी से बना है, हवा से बना है, किस से बना है, हमें कोई जानकारी नहीं। और रेडियो वेव, उनके फोटोन, वो घोड़ा है या कार है, उनके बारे में जानकारी नहीं, इसके क्या कंटेंट्स है। अर्थात हम घोड़े के स्वभाव के बारे में भी नहीं जानते कि घोड़ा कैसे चलता है, घोड़ा है क्या। अब घोड़ा जिस रास्ते पर जा रहा है उस भूमि के बारे में हमें पता है कि भूमि है, पानी है, क्या है, उसके बारे में हमें पता। ऐसा आदमी की घोड़े पे बैठने की कोशिश करेगा जिसको घोड़े के स्वभाव के बारे में नहीं जानकारी नहीं। लेकिन हम घोड़े पर दौड़ रहे हैं, और वह भी उस घोड़े की लगाम भी किसी और व्यक्ति के हाथ में होता हो, क्या होगा? घोड़े का स्वभाव में पता नहीं। घोड़ा जिस रास्ते पर चल रहा है उस रोड का हमें पता नहीं, रोड किसका, किस मटेरियल का बना है। और घोड़े की लगाम किसी अदृश्य सत्ता के हाथ में। क्या कोई प्लेटफॉर्म है हमारा? फेसबुक हो, यूट्यूब है, कुछ है हमारे पास? सब विदेशियों के हाथ में। आज हमारा कुछ भी सुरक्षित नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि वेव्स में तो रह ही रहे, सूर्य की किरणें आती है, चंद्रमा की किरणें आती है, तारों की आती है। अरे उसमें तो रहने के लिए हमें डिजाइन किया गया है। हमारा जन्म भी सूर्य की किरणों से हुआ है, सूर्य की किरणों में रहने के लिए हुआ है, चंद्रमा की किरणों में रहने के लिए हुआ है, तारों के प्रकाश में रहने के लिए हम जन्मे। लेकिन रेडियो वेव में रहने के लिए हमारा डिजाइन नहीं हुआ। हमारे शरीर इसलिए डिजाइन नहीं है कि हम रेडियो वेव में रहें। आज से पहले जब प्लास्टिक का आविष्कार हुआ था तब किसी ने सोचा था कि बाद में इसको मिटाने के लिए अभियान चलाना पड़ेगा। जिसने रासायनिक खाद की खोज की तो सोचा था धरती सूखी हो जाएगी, अन्न भंडार भर जाएंगे, बहुत फल सब्जियां। आज कह रहे हैं जैविक खाद की ओर, गोबर की खाद की ओर। क्यों? क्योंकि आवाज हो रहा है, गलती हो गई। आज इसका भी अवास्तव होगा जब स्थिति हमारे हाथ से निकल जाए, तब आवाज होगा। तब तक हमें इतने आदि बन जाएंगे, इतना स्वभाव हमारा ऐसा हो जाएगा उसके बाद जी नहीं सकेंगे। किसी का भी मोबाइल है तो जब तक मोबाइल को देखता नहीं बार बार तब तो चैन नहीं पड़ता।
अगर इसका भी प्रयोग केवल उतना ही किया जाए जो आवश्यक है, तब भी 80% प्रयोग कम हो सकता है। आप पता लगा सकते हैं आपके बच्चे कितना मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर वही बंद हो जाए तो भी स्पेस का प्रदूषण 80% कम हो जाएगा। लेकिन हम गेंद से खेलता है बच्चा, इसको पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं, माउस से खेलता है इसको अगड़ेपन की निशानी मानते हैं, तो बच्चे इस माउस से क्यों नहीं खेलेंगे? बच्चा रोता है तो मां मोबाइल दे देती है, गेम खेलते कितने मर जाते हैं। इस स्पेस प्रदूषण ने आगे क्या किया? आगे मन तत्व भी प्रदूषित हुआ। अगर हम जानते अहिंसा, प्रेम, करुणा, क्रोध, काम, अहंकार, घृणा, द्वेष, इनकी भी तरंगे होती, इनकी तरंगे समूचे ब्रह्मांड को प्रभावित करती। सकारात्मक तरंग ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा देंगी, सुव्यवस्थित करेंगी, वायु को, जल को, भूमि को, सूर्य को, और नकारात्मक इनको उल्टा प्रभावित करेंगे। भविष्य में सोलर विस्फोट बढ़ेंगे, सोलर तूफान बढ़ेंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। सितंबर में कभी चक्रवात आते थे क्या? बंगाल की खाड़ी से आ रहा, अरब सागर से आ रहा, साइंटिस्ट क्या कहता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये कोई जवाब है क्या? पश्चिमी विक्षोभ क्यों हुआ? इसका उत्तर कौन देगा? ये तो पता ही है कि वो गाड़ी टकरा गई, रोड तेज गति से कार ले जा रहा था, टकरा गया, वो तेज गति से ले क्यों जा रहा था? दारू पी रखी थी इसलिए ले जा रहा था ना। दारू पी रखी थी वो क्यों नहीं देखता है, वो देखते तेजी से जा रहा है इसलिए टकरा गया। पश्चिमी वो जितना उपकरण ने बता दिया कि इधर से विक्षोभ हुआ, इधर से विक्षोभ हुआ, ये बता दिया, पर क्यों हो रहा है वो विक्षोभ? स्पेस प्रदूषण पर्यावरण को खत्म करे। आज हम सोचते हैं कि रेडिएशन क्या जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है। अगर ऐसा सोचता है तो उसकी भूल है। क्योंकि स्पेस संपूर्ण सृष्टि इन पदार्थों का आधार है और इनका भी आधार मन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एम बजाज मेरे पास मिलने आए थे। वो शाकाहार का प्रचार करते, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेडिसिन विभाग के हेड थे। मैंने उसे कहा, प्रोफेसर बजाज साहब, आप कह रहे पैन वेव्स धरती को प्रभावित करती हैं, ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं, और मैं कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन केवल पैन वेव्स नहीं, क्रोध की वेव्स, काम की वेव्स, अहंकार की वेव्स, ईर्ष्या की वेव्स, द्वेष की वेव्स, ये भी इनका भी भारी दुष्प्रभाव होता है। इनको रोका कैसे जाए? स्पेस को झाड़ू से ठीक नहीं कर सकते। स्पेस को रोका जाएगा प्रेम की वेव्स पैदा करके, करुणा की वेव्स पैदा करके, सत्य की वेव्स पैदा करके। जब सारी दुनिया में एक झूठ बोला जा रहा है कोरोना के नाम पर, एक झूठ सभी बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, नेता बोल रहे, अधिकारी बोल रहे, डॉक्टर बोल रहे, वैज्ञानिक बोल रहे। असली दुनिया के 8 अरब लोग हैं, 8 अरब दुनिया में, और 8 अरब लोग अगर एक दिन में 10 बार एक आदमी झूठ बोले, देखना आप अपने भीतर देखिए कितनी बार झूठ बोलते हैं। दुकान पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, स्कूल में बैठ के, मजदूरी करते, और झूठ से स्पेस को नहीं, लेकिन स्पेस का भी जो बेस है, मन, उसको प्रभावित कर रहा है, विक्षुब्ध कर रहा है। इसलिए जब से ये बीमारी शुरू हुई है, बीमारी के नाम पर जो प्रचार शुरू हुआ है, झूठा प्रचार, कुछ सही है कुछ गलत है, गलत ज्यादा है, उसके बाद दुनिया के पर्यावरण में कितना अंतर आया। लॉकडाउन से वायु शुद्ध हुआ था, जल शुद्ध हुआ, फिर भी साइबेरिया में 50 डिग्री टेम्परेचर, कनाडा में 50 डिग्री टेम्परेचर, न्यूयॉर्क, मॉस्को में गर्मी से लोग मर रहे। ऐसा कभी हुआ क्या पहले? ये झूठ का परिणाम, इतना झूठ बोला है, ये लोभ का परिणाम है, लोभ के कारण झूठ बोला है। इसलिए साइंस अगर स्पेस से मन की तरफ जाता और मन से फिर आगे अहंकार, मैं तो प्रकृति तक जाता, तो फिजिक्स सारे विज्ञान की सभी ब्रांचों को सुधार सकता था। और जब ये सुधर जाते तो कोई झूठ नहीं बोलता, कोई
काम ही नहीं होता, कोई क्रोध नहीं होता, कोई ईर्ष्या हिंसक नहीं होता। क्यों? वो सोचता कि ये तरंग भी प्रभावित करे, मेरा झूठ इसको भी, इसके पार्टिकल्स को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि झूठ मनस्तत्व को प्रभावित करेगा और मनस्तत्व स्पेस को प्रभावित करेगा, स्पेस के पार्टिकल्स को प्रभावित करेगा। ये सामान्य बात नहीं। वेद ने कहा सत्योन्नोत्तर का भूमि, सत्य भूमि सत्य पर टिकी है, सत्य तपते रवि, सूर्य सत्य से तप रहा है। ये वेद की बात है, साधारण नहीं है। मैं वेद की है इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक तथ्य है। जब आप झूठ बोलते हैं तो लाइट डिटेक्टर कैसे आपको पकड़ता है? आपके अंदर घबराहट होती है। क्यों होती है? इसका मतलब मेरे झूठ ने मेरे मन को विकृत किया और मेरे मन ने मेरी श्वास को विकृत किया, फेफड़े को विकृत किया, हृदय पर प्रभाव डाला, गुर्दे पर प्रभाव डाला, पसीना आ गया झूठ बोलने में। तो विचार ने पूरे शरीर को प्रभावित कर दिया। तो क्या मेरा विचार 800 करोड़ लोग दुनिया के रोज झूठ बोल रहे हैं? मीडिया तो सारे दिन झूठ ही बोलता है। मोबाइल में सुना तो सबसे पहले झूठ सुनाई देगा, उसके बाद दूसरी बात होगी। तो ये झूठ हमारे इस मनस्तत्व को कितना डिस्टर्ब कर रहा होगा, अभी सोचा? बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। दरी पर गेंद रख दीजिए और दरी को ऐसे थोड़ा हिलाइए, देखिए गेंदे अस्त व्यस्त अफरा तफरी मचेगी। ये अफरा तफरी हमने मचाई एटम्स में, पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में, स्पेस में और उससे बनी हुई सारी गैलेक्सीज में, तारों में, पृथ्वी में, सूर्य में। इससे रोग पड़ेंगे। तो आज का मेरा समय यहां समाप्त हो रहा है। आज संक्षेप में नहीं कि अगर हम साइंस को गहराई से जानते तो मनुष्य जीवन सुखी रह सकता था। कल बताएंगे कि वैदिक साइंस क्या कहता है। अधूरे रह गए, अधूरा नीम हकीम खतरे जान। तो इस सत्य को सभी स्वीकारें कि हम नीम हकीम बनकर के सबको भाषण दे रहे हैं। मास्क पहनना ठीक है, सुरक्षा है, लेकिन क्या यह कड़वा सत्य नहीं है कि मास्क लगाने की आदत पड़ गई तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा हमारे शरीर, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन की कमी से और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से जितने लोग होंगे वो होंगे, कोई नहीं रोक सकता। और फेफड़े कमजोर होंगे, फिर कोई भी संक्रमण लगेगा, फिर कहेंगे इसका वैक्सीन तैयार। पहले वैक्सीन बनाने में 10-5 वर्ष लगते थे, अब तो 2 दिन में वैक्सीन तैयार हो जाती है। कितना झूठ! और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार। आज समय समाप्त होता है। आपको कुछ इसमें प्रश्न करने हो इसी विषय में तो पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।